हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए आज हम जो 10th क्लास के एनसीईआरटी है उसका थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ये हमारे जो एडवांस लेवल की हमारी वीडियोस आएंगी है ना, 11th और 12th की एनसीईआरटी कवर करने के बाद उसमें बड़ा काम आएगा। तो आपने इस चीज़ को थोड़ा बेसिक लेवल से समझ लेना आज की डेट में। तो देखिए ये जो मैं पहले ही बताता हूँ कि हम जो हमारी जिस्ट है इस चीज़ की, तो जिस्ट आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन जो एग्जांपल्स है या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी मिल पाएगी। तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए, और जो भी बच्चे 10th की क्लास की एनसीईआरटी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो इसमें चीज़ आती है उसका नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये फोटो है तो इसको आपने समझना है। सपोज के बार्टर सिस्टम चल रहा है। देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक बंदा है जिसके पास कोई चीज़ है वो दूसरे को दे देता था, और दूसरे बंदे के पास जो चीज़ है वो पहले को दे देता था। लेकिन इसमें कई बार प्रॉब्लम आती थी, और प्रॉब्लम किस तरह की आती थी ये देखिएगा। ये बंदा जो फर्स्ट नंबर बंदा है, ये सेकंड है, और ये थर्ड नंबर बंदा है। जो फर्स्ट वाला है ये कहता है भाई मैं आपको मतलब मैं शूज़ देना चाहता हूँ, लेकिन शूज़ के बदले मुझे क्या चाहिए, वीट चाहिए, क्योंकि घर पे उसको काम है। मतलब ये क्या हो गया कि ये शू मेकर है, मतलब ये शूज़ का काम कर रहा है बंदा। अभी ये बंदा कहता है कि भाई मुझे शूज़ नहीं चाहिए, मुझे तो क्लोथ्स चाहिए, लेकिन मेरे पास वीट है। ठीक है, अभी तीसरे बंदे के पास गए तो तीसरा बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे शूज़ चाहिए। मतलब ये बंदा यहाँ से शूज़ लेना चाहता है, लेकिन वो कहता जो तुझे चाहिए, मतलब इसको वीट चाहिए, तो मेरे पास तो वीट नहीं है, मेरे पास ये चीज़ पड़ी है। ठीक है जी। तो इसमें होगा क्या कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो गया, कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मतलब जो चीज़ है वो प्रॉपर वे में नहीं बन पा रही। तो इसमें यही एग्जांपल लिखी हुई है कि कोई शू मैन्युफैक्चरर है ना, तो सबसे पहले तो उसको सेल करने हैं शूज़ और बाय करनी है वीट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, तो उसको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि उससे क्या लेगा कि शूज़ ले लेगा और वीट दे देगा। बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह से चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो जब ये चीज़ हो जाएगी, अगर वो ढूंढ लेगा कि अगर बोथ द पार्टीज विल बी एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, ठीक है, उस चीज़ को फिर हम क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट बट ऑल्सो वांट टू बाय द शूज इन एक्सचेंज। दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कोइंसिडेंटली, अभी कोइंसिडेंटली इस बंदे को क्या है कि डबल उसको चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है जी। तो कोइंसिडेंटली उस चीज़ की ज़रूरत थी, कोइंसिडेंटली उसको ये चीज़ चाहिए थी, इस वजह से मिला, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को। नंबर 1। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 राजे जो चीज़ आती है वो आती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर आज की डेट में हम बात करें, कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो, मान लीजिए कि आपने ABC चीज़ कोई भी परचेज की, तो आप बदले में क्या दे देते हो कि मनी दे दी। मतलब मनी की एक वैल्यू है ना। तो मनी एक इंटरमीडिएट की तरह हम एक्ट करती है इन द एक्सचेंज प्रोसेस। हम इसी को क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो उसमें क्या पूछेगा कि भाई जिसकी वैल्यू है, मैंने ऊपर भी बोला कि अगर किस चीज़ की वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उसमें क्या था, कहते हैं एनीथिंग दैट इज यूज टू डिटरमिन वैल्यू ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। एक एग्जांपल भी दी है यहाँ पे कि मैं आपको एप्पल दे देता हूँ फॉर योर पेन। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब किस चीज़ की वैल्यू रखी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे पास आता है। तो नंबर 1 डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, और नंबर 2 मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। नंबर 3 के हम बात करते हैं करेंसी। करेंसी का मतलब क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मतलब ऑब्वियसली करेंसी, इसमें दो चीज़ आती है, एक तो पेपर नोट्स और क्वाइंस हो गए। ठीक है जी। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इशू करता है करेंसी नोट्स को, लेकिन किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, वो करेंसी। ऑब्वियसली बड़ा बेसिक है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है। फिर 4th नंबर आता है डिपॉजिट विद द बैंक्स। देखिए डिपॉजिट विद दी बैंक्स क्या होता है कि ये सपोज कर लिए बैंक है, तो जो लोग हैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं मनी को, तो यहाँ पे क्या आ गया, पैसा आ गया। ठीक है जी। तो डिपॉजिट विद दी बैंक्स यही हो गया। तो जो लोग हैं वो मनी होल्ड करते हैं इन एज डिपॉजिट्स विद दी बैंक्स। ठीक है, अब बैंक ये जब डिपॉजिट यहाँ पे ले लेता है तो इन लोगों को थोड़ा बहुत जो मंथली इंटरेस्ट है वो देता रहता है, और इससे होता क्या है, एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरा आपकी जो मनी है वो बैंक में सेफ पड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया डिपॉजिट विद दी बैंक।
और ये जो लोग हैं वो किसी भी टाइम पे अपनी सेविंग अकाउंट से इसको निकलवा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। वैसे दो तरह के डिपॉजिट रहता है, एक डिमांड डिपॉजिट रहता है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट आपने सुना होगा, एफडीज करवाते हैं लोग, है ना। लेकिन उसको बिना मतलब से, आप ये नहीं है कि आप आज गए तो यार मुझे तो ये दो, हाँ आप तुड़वा सकते हैं, लेकिन आपकी उसको पेनल्टी पड़ेगी। तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए वो रहता है। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट है वो क्या होता है, यू कैन विदड्रॉ ऑन डिमांड, ठीक है। एनी टाइम यू कैन विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, देन इट विल बी नोन एज द डिमांड डिपॉजिट। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट वो कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड वहां पे रखा जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। नंबर 5 देखते हैं, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, देखिए अभी बैंक में मैंने क्या बोला था, डिपॉजिट आया तो उस डिपॉजिट में से थोड़ा बहुत पैसा, वो जो भी आरबीआई की कंडीशंस रहती हैं जो कि हम एडवांस लेवल में देखेंगे, वो रख लेते हैं। अदरवाइज वो क्या करेगा, आगे उसको एज अ लोन पर्पस के लिए लोगों को दे देगा। बिकॉज आपको पता होगा, आप भी बैंक में पैसे जमा करवाते हो तो आपको जो डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट रेट बड़ा कम मिलता है, मतलब आपको तो पैसे बड़े कम मिलते हैं। लेकिन जब वो आगे लोन दे देता है बैंक अपने खर्चे निकालने के लिए, सब कुछ अपना प्रॉफिट देखने के लिए, तो उस पर जो मतलब कम से कम अगर लोन की बात करें 6%, 7%, इतना इंटरेस्ट रेट चलता रहता है, ठीक है। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स क्या होती हैं, डिपॉजिट टू एक्सटेंड दी लोन्स, ठीक है। और जो लोन है उसकी बड़ी डिमांड भी रहती है। क्यों डिमांड रहती है, फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इस वे से ये जो चीज़ है वो चलती रहती है। जो हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि बैंक्स में यूज द डिपॉजिट टू मीट देयर लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। और इसमें होगा क्या, बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, मतलब डिपॉजिटर, और जिसको चाहिए उसको। मीडिएटर ही पैसे कमा रहा है और इसको, डिपॉजिटर को तो बड़ा कम पैसा मिल रहा है, ठीक है जी। तो बैंक क्या करते हैं, बड़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं लोन पे, देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी रजे, वही चीज़ आपने याद रखनी है। बिना मतलब से इन चीज़ों को पढ़ने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आगे आता है नंबर 6, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है चेक। चेक आपको पता ही होगा, इस तरह से आपने चेक काफ़ी बार देखा होगा। तो ये चेक है, स्पेसिफिक अमाउंट उस पर भर देते हैं पर्सन के अकाउंट से, तो दूसरे पर्सन के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाती है जी, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, ये तो होता है चेक नंबर, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है MICR कोड, ठीक है जी। नंबर 3 ये RBI अकाउंट नंबर, और ये हो गया ट्रांजिशन कोड। यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पे अमाउंट भर दिया, ये वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक। आगे चलते हैं, नंबर 7 कोलेट्रल। अभी इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अभी इसकी एग्जाम्पल क्या है भाई, सपोज कर लो कि कोई बंदा है जिसका नाम है XYZ, ठीक है। अब ये जो XYZ बंदा है लोन लेने के लिए जाता है कहाँ पे, बैंक में, ठीक है। लोन लेने के लिए कहाँ पे गया, बैंक में चला गया जी, ठीक है जी। अब बैंक में तो राजी XYZ बंदा चला गया, बैंक में चला गया, क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए, ठीक है। अब बैंक ने बोला कि मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, XYZ को बोला, लेकिन आप कोलेट्रल क्या रखोगे, मतलब अगर कल को जो लोन मैंने दिया है आपको, अगर वो फेल कर गया आप लोन वापस देने में, तो कोई चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए जिसको मैं दे के किसी को, या फिर कोई किसी भी तरीके से उसमें से मैं अपने पैसे निकलवा सकूं। तो XYZ ने बोला कि आप ऐसे करो कि मेरे पास कुछ लैंड पड़ी है, आप लैंड पे मुझे लोन दे दो। तो होता क्या है, आफ्टर मतलब 90 डेज है ना, 90 डेज का टाइम पीरियड रहता है। तो उसके बाद भी थोड़ा टाइम चला, तो ये जो XYZ है उसने बोला कि भाई मेरे से तो लोन वापस नहीं किया जा रहा। तो बैंक के पास राजी यहाँ पे क्या पड़ी थी, कोलेट्रल, ठीक है। कोलेट्रल पड़ा था, वो क्या थी, लैंड। तो बैंक क्या करेगा, लैंड को सेल आउट कर देगा, अपने जो पैसे हैं वो निकलवा लेगा। तो कोलेट्रल देखिए क्या होता है, एक एसेट होता है दैट दी बोरोअर, है ना, ये XYZ बंदा बोरोअर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी। ये गारंटी देनी ना कि भाई मेरी लैंड आप रख लो लेकिन मुझे पैसे दे दो, ठीक है, टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, ठीक है। यही हमने एग्जांपल किया। नंबर 2, इफ द बोरोअर फेल, अगर ये बंदा XYZ फेल कर गया टू रीपे दी लोन, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की कि कुछ टाइम के बाद में लोन वापस नहीं दे पा रहा, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो बैंक का एक राइट बन जाएगा, वो जो कोलेट्रल है उसको बेच देगा और अपना पेमेंट की जो वैल्यू है वो निकाल लेगा। अभी नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स या फिर डिपॉजिट विद बैंक्स हो गया, लाइफ स्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलेट्रल यूज फॉर दी बोरोइंग। क्लियर बात। तो कोलेट्रल है जो, वो आपने चीज को, इसको क्या करना है, याद रखना है। नंबर 8 की तरफ चलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब होता क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, वेरी सॉरी, अब देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलेट्रल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ टर्म्स रहती हैं, है ना। मोड ऑफ रीपेमेंट हो गया, किस तरह से करनी है, कब करनी है, कितने टाइम में करनी है, क्या मोड होना चाहिए, हम उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होता है,
ये वेरी करती है फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर ऑब्वियसली, ठीक है। और ये डिपेंड कर सकती है नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक टर्म है जो आपने याद रखनी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 9। अभी आपने देखा होगा कई बैंक्स, जैसे हमने बात किया ऊपर, जो बैंक है वो तो भाई उनका तो काम है पैसे कमाना, और वो बैंक क्या करता है राजे, बैंक बेसिकली अपने पैसे कमाने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो मैक्सिमम रखता है, मतलब हाई रखता है। तो लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पुअर हो गए या फिर फार्मर्स हो गए या फिर एटसेट्रा, जिनको सस्ते मतलब चीप क्रेडिट चाहिए, और रूरल एरियाज़ को ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रहता भी है कि हमने ज़्यादा प्रमोट करना है या फिर अच्छा वे में आगे लेके जाना है। चलिए एक थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करते हैं कि एडवांस तो क्या मतलब नॉर्मल जो मेंस में आप लिख पाओगे कि क्या अगर एक चीज़ आई ना कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया स्मार्ट सिटीज़, है ना। देखिए स्मार्ट सिटीज़ में होता क्या है कि भाई बहुत अच्छे फैक्टर्स आप प्रोवाइड कर दोगे। एक एग्जांपल समझिएगा, स्मार्ट सिटी में बड़े अच्छे फैक्टर्स हैं जो आप प्रोवाइड कर दो, लेकिन एक बात याद रखिए कि विलेज के जो लोग हैं ऑब्वियसली उनके पास कुछ नहीं है, जो रूरल एरियाज़ के हैं, तो वो किधर शिफ्ट होते जाएंगे, वो स्मार्ट सिटीज़ में शिफ्ट होते जाएंगे। तो इससे होगा क्या, कई लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लेकिन मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे स्लम एरिया बनना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी दी कंडीशन ऑफ धारावाही, है ना। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि विलेज इकॉनमी या फिर रूरल इकॉनमी को भी आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब स्मार्ट विलेज भी होना चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद दी स्मार्ट सिटीज़। तभी जो लोग हैं वहाँ के वहाँ रह पाएंगे और यहाँ के यहाँ रह पाएंगे, या फिर अगर शिफ्ट भी कर रहे हैं तो उनको पता होगा किस तरह से हमें रहना है, मतलब वहाँ पे जाके स्लम एरिया नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो रूरल एरिया पे सरकार को फोकस करना चाहिए। इसी वजह से इस चीज़ के फोकस के लिए उनको चीप क्रेडिट लोन दिया जाता है, मतलब चीप क्रेडिट दिया जाता है, चीप लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं रूरल एरियाज़ में। और देते कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है कि कोऑपरेटिवली आपने इकट्ठे होके एक सोसाइटी बना लिया, कुछ और बना लिया, जो कि लोन है जो या फिर पैसे हैं वो सस्ते तौर पे दे देगा, ठीक है। तो ये वेरी करता है, सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, जैसे कि फार्मर वाला हो गया, वेवर्स वाला हो गया, एटसेट्रा। क्लियर बात। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये चैप्टर हमने पूरा किया है, चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 4 है। किस क्लास का, क्लास 10 NCERT का, ठीक है। क्लास NCERT का जो मतलब क्लास 10th का चैप्टर 4 है, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। देखिए इसमें सबसे पहली जो टर्म आ रही है वो आ रही है MNC। MNC क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जो कि कंट्रोल कर रही है या फिर ओन कर रही है प्रोडक्शन को इन मोर देन वन नेशन। एक से ज़्यादा नेशन में अगर है ना, ऑब्वियसली तभी तो क्या होगा, मल्टीनेशनल। अब जो MNCs हैं वो सेट करती है अपने ऑफिस को, फैक्ट्रीज को, प्रोडक्शन इन द रीजन वेयर उनको जहाँ पे चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज मिलता है, ठीक है। जो जैसे रॉ मटेरियल हो गया या कुछ और चीज़ें होगी, ऑब्वियसली अगर लेबर चीप होएगी तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आने के लिए आएंगे, ठीक है। सो ये होता क्यों है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कोई प्रोडक्ट है ABC, अगर ABC प्रोडक्ट को बनाने के लिए चीप लेबर का यूज़ हो, नंबर 1, ठीक है, और रॉ मटेरियल भी अच्छे वे से मिल पाए, तो उसका जो प्राइस है वो ऑब्वियसली क्या होगा, लो होगा, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, लो, एंड द MNCs कैन अर्न ग्रेटर बेनिफिट्स। सो जो इन्वेस्टमेंट है जो कि MNC करती हैं यहाँ पे, हम उसको रजे क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी एडवांस लेवल में फिर हम करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है, एक होती है FDI और एक होती है FPI। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI रजे क्या होती है, एडवांस लेवल में करेंगे ज़्यादा, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। FDI लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, ठीक है, जिसमें जो कंपनी है वो यहाँ पे आती है, अपनी टेक्नोलॉजी ये वो भी लेकर आएगी। लेकिन FPI जस्ट टू गेन कैपिटल गेन, जस्ट टू गेन को प्रॉफिट और कैपिटल गेन, ठीक है। तो FPI आती है फॉर दी शॉर्ट टर्म, ठीक है। FPI को कई बार हम हॉट मनी भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो FPI इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट मनी ऑल्सो। चलिए राजे आगे चलते हैं। नंबर 2, फॉरेन ट्रेड। देखिएगा
अभी कोई भी नेशन है, चाहे वो इंडिया है या फिर कोई भी नेशन है, उसके पास हर एक चीज़ नहीं हो सकती। मतलब कुछ चीज़ें तो हमें इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी, बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, और उसी तरह से हम भी अपनी कंट्री से कुछ चीज़ें क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ऑब्वियस है। तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइक क्रूड ऑयल हमारे यहाँ पे नहीं मिलता, गोल्ड नहीं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है ना, तो हम उसको बाहर से मंगवाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो गई, या फिर आपने सुना होगा अल्फेंसो मैंगो हो गया, या स्पाइसेस हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या सर्विसेज हो गई, है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रॉपर वे में नहीं मिल सकती, ये अगर मिलेंगी तो एक कंट्री में नहीं मिलती, तो बाहर से इधर उधर से मंगवानी पड़ती हैं। हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। क्लियर है बात, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो वर्ल्ड है उसको क्या बना दिया, ग्लोबल विलेज। ठीक है, आपने एक टर्म याद रखनी है, कीवर्ड याद रखना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है राजी ग्लोबल विलेज। आप इस फोटो में भी देख रहे हो कि किस तरह से ये देखिए ना, कनेक्टिविटी बना रखी है, हर एक कंट्री के साथ में दूसरी कंट्री के साथ में कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो ग्लोबलाइजेशन का दूसरा मीनिंग अगर मैं मान के चलूँ तो राजे हम उसको बोलते हैं ग्लोबल विलेज। ठीक है, ग्लोबल विलेज मतलब रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन कंट्रीज़ के बीच में, हम उसको बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो एमएनसीज है वो बड़ा रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन दी कंट्रीज। तो ग्लोबल विलेज का मतलब कि एक छोटी सी विलेज बन के रह गया एक ग्लोबल। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हुई है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि देखिए बहुत फैक्टर्स है, एडवांस लेवल में तो हम मिनिमम एटलीस्ट वी विल बी डिस्कसिंग दी 10 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एनसीईआरटी में उतना नहीं करेंगे अभी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं भाई जो कि इनेबल करते हैं ग्लोबलाइजेशन को? पहली चीज़ तो इम्प्रूवमेंट देखिए ना कितनी ज़्यादा होगी टेक्नोलॉजी में। और नंबर 2, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरल तरीके से हमने उसको किया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो 5th पॉइंट ही हमारा ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय लिबरलाइजेशन। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बैरियर्स को हटाना, रिस्ट्रिक्शन को हटाना। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? लेट्स से यहाँ पे हमने बनाया कि ये मेरा इंडिया है, ये मेरी कंट्री है। अगर बाहर से कोई चीज़ आएगी, ऑब्वियसली मुझे अपनी कंट्री में अगर मैंने एंटर करना है तो इस पे लगता है टैक्स, और इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी बोलते हैं। या फिर मैं बोलता हूँ कि यार मैंने इतनी ही सामान अंदर लेके आना है अपना, बाहर से मैं ज़्यादा मंगवाऊँगा, मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो उन चीज़ों को, बैरियर्स को हटाना है, ड्यूटीज़ को कम करना है, रिस्ट्रिक्शंस को कम करना है। हम उस चीज़ को राजे क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो टैक्स ऑन इंपोर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, जैसे हमने ऊपर देखा। ठीक है जी। तो इस बैरियर को हमने क्या करना है? कम करना है, इसको हम बोलेंगे लिबरलाइजेशन। और इस चीज़ को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी लिबरलाइजेशन प्रोसेस को, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को अच्छे वे से, मतलब ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, लिबरलाइज करने के लिए, ट्रेड बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए हमने एक चीज़ बनाया जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है लिबरलाइज करना है हमने किस चीज़ को? इंटरनेशनल ट्रेड को। WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है हमने लिबरलाइज करना है इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, तो ये वीडियो थी एनसीईआरटी के 10th क्लास की, एनसीईआरटी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। थैंक यू सो मच। आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करिए वीडियो, और टेलीग्राम पे आपको जिस्ट मिलेगा, और यूट्यूब चैनल ये वाला है। ठीक है।